students, welcome to Statisticspedia. Now here we will continue practice series 6 में part 2 हम लोग continue करते हैं. So let's start with it. Now see the first question जो fundamental of mathematics से related है, that how many 3-digit even numbers can be formed using these digits when the repetition is not allowed, right? So यहाँ पे हमें एक 3-digit even number जो है उसमें कितने ways से आप इसको जो है बना सकते हैं, राइट? विद दिस वी हैव टू फॉर्म. सो सबसे पहले हम यहाँ पे 3-digit इवन नंबर लेते हैं. अब आपको पता है बिकॉज बीइंग एन इवन नंबर, राइट, सो ये जो यूनिट प्लेस है इट मस्ट बी फिल्ड बाय एन इवन नंबर आइदर. अब यहाँ पे इवन नंबर क्या है, आपके पास 2 है एंड 4 है. सो या तो 2 होगा या 4 होगा, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास कितने वेज हैं? इट हैज़ 2 ways, राइट? 2 या 4 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है. सपोज अगर यहाँ पे 2 आया, देन यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3 एंड 4 नंबर्स. सो 4 वेज में ये फिल हो सकता है एंड इट कैन बी फिल्ड इन 3 ways. सो अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ वेज आए वो कितने आए आपके पास? 24. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 24. सो ये परम्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन, सॉरी PNC में से ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर्स को अरेंज करना है, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. Here let's say next question, a problem is given to 3 students and respective probabilities of solving. What is the probability that problem will be solved if all of them solve the problem independently, right? तो आपको पता है ये जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ PA.PB. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा या कोई 2 स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे या तीनों सॉल्व कर देंगे. नाउ हियर सिंस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व को हम कैसे करेंगे? हम केसेस नहीं बनाएंगे, हम करेंगे 1 माइनस व्हेन नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज ड्यू टू टाइम नन विल सॉल्व मतलब कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है. सो अब क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दें, P of A bar डॉट P of B bar डॉट P of C bar. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी हाफ, दिस विल बी योर 1/4 एंड दिस विल बी योर 3/4. तो ये हो गया 1 माइनस 3/32. सो दिस कम्स आउट टू बी 29/32. सो आप देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ केसेस कि व्हेन 1 स्टूडेंट सॉल्व, व्हेन 2 स्टूडेंट सॉल्व और व्हेन ऑल द 3 स्टूडेंट सॉल्व, आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से सॉल्व करें, यू विल गेट अ आंसर इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 13 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड. अगर एक नंबर को आप हटा देते हैं तो मीन 28 बच जाता है और एक्सक्लूडेड नंबर बताएं. मैक्सिमम टाइम्स यू विल सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. तो अभी हम मीन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, समेशन ऑफ x अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू 30. सो हियर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आपको मिल गया 30 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू योर 150. अब यहाँ से अगर आपने किसी एक नंबर को हटा दिया है तो समय x में से आपने लेट से किसी a नंबर को हटा दिया तो नंबर के ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हो गए. तो मीन कितना दे रखा है? 28. तो समेशन x माइनस a 28 इंटू 4 होता है आपका 112, राइट? एंड व्हाट इज समेशन x? 150 माइनस a दैट इज इक्वल्स टू 112. जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको एक्सक्लूडेड नंबर जो आपने हटाया था वो मिल जाएगा एंड दैट इज कम्स आउट टू बी योर 38. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. नाउ अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं स्ट्रेट लाइंस का, दैट इज़ ऑल्सो इन योर सिलेबस. आपको 2 लाइंस दी हुई हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर बाय नेचर और यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है. सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी लाइन को एक्सप्रेस करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में एक्सप्रेस कर दीजिए आप दोनों लाइन को. तो आपके पास आएगा 1/k एंड दिस इज़ माइनस 2x/k. सिमिलरली इस वाली लाइन को भी आप एक्सप्रेस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3/3 मतलब 1 हो गया ये. लेट मी राइट इट एज 1 प्लस x/3, राइट? तो अभी इन टाइप के क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो m1 इज इक्वल टू m2. m1 m2 मतलब स्लोप, ये याद रखिए, क्वेश्चंस इससे से ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2
इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो यहाँ पे हम इसी को यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m1 क्या है यहाँ पे -2/k और m2 क्या है यहाँ पे 1/k। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये तो कंडीशंस याद रखें। तो -2/k 1/3 दैट इज इक्वल टू -1, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आ गया 3k। तो k की वैल्यू आ गई 2/3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। ऑफ 30 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। थीटा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है, दैट इज़ थीटा। तो यहाँ पे अब आपको tan 30 डिग्री दिया हुआ है एंड tan 30 डिग्री इज 1/√3। सो आंसर इज दिस। The slope of the line making these points is 8, then what is the value of x? हम स्लोप के सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज किए हैं, दैट्स वाई मैंने स्लोप के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ डालें। अब यहाँ पे whenever we have 2 point, जब भी 2 पॉइंट्स होते हैं तो 2 पॉइंट रूल हम लगाते हैं स्लोप का, और वो क्या होता है आपका टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है, राइट। जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और स्लोप निकालना है तो आप देखो यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ y2? y2 इज़ दिस पॉइंट 2 हो गया, y1 आपका x हो गया, x2 इट इज़ 3 एंड दिस इज़ 1। तो स्लोप आपको 8 दिया हुआ है, ये 2 हो गया, दैट इज़ 16। 2 माइनस x हो गया, 16 इक्वल्स टू 2 माइनस x, तो x की वैल्यू आपकी -14 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर जो है यूज स्लोप का कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। m इज इक्वल्स टू tan थीटा, what is the equation of a line, y is equals to mx plus c, then we have also studied that 2 point formula होता है, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ये होंगे। समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी आता है कि बताएं लाइंस पैरेलल हैं या लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आप स्लोप फाइंड कर लें क्योंकि वो फाइंड करना इजी होता है इस वाली इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और देख लें कि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगर x1 आपके बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, y1 इज ऑल्सो फॉलोइंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन z इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 विल फॉलो व्हाट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका एक अकॉर्डिंग टू वेट शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। तभी आप जो है वो एडिटिव रूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर आप एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अगर x1 अगर इसको फॉलो कर रहा है बाइनोमियल वेरिएट्स को, x2 बाइनोमियल वेरिएट्स को फॉलो कर रहा है, तो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तभी आप एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट बाय नेचर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि x1 और x2 बाइनोमियल वेरिएट्स तभी होंगे जब उसकी कंडीशन होती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट होता है, देन ओनली दो बाइनोमियल वेरिएट्स का सम भी बाइनोमियल वेरिएट फॉलो करेगा विद n1 प्लस n2 कॉमा p। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कंडीशंस दिया हुआ है कि x1 प्लस x2 बाइनोमियल को कब फॉलो करेगा, जब दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल होगी। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई बार मैथमेटिकल दे देते हैं, कई बार सिंपल प्रॉपर्टी थ्योरी फॉर्म में दे देते हैं। देखिए सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द क्लासेस, क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली रीड करना है विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो कई बार यू विल ऑल्सो गेट द बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्लासेस में गिवन है, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलेंगे। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस आंसर विल बी दिस। Yeah, now this is again a very simple yet it is a very good question.
तो सबसे पहले हम यहाँ पे MZT निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मोमेंट जनरेटिंग का, एक्सपेक्टेशन e टू द पावर ऑफ TZ। नाउ हियर आई विल टेल यू द प्रॉपर्टी Z में आप पुट करेंगे दैट इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा। आप इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सपैंड करें तो ई टी एक्स बाय सिग्मा ई म्यू माइनस टी बाय सिग्मा। अब जिस पार्ट में यहाँ पे x नहीं है वो एक कांस्टेंट है, तो उसको आप एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे म्यू टी बाय सिग्मा हो गया, एक्सपेक्टेशन ई टी एक्स बाय सिग्मा विल बी लेफ्ट। हियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आपको वापस डेफिनेशन में डालना है, मोमेंट जनरेटिंग डेफिनेशन में, तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताने वाली हूँ विच विल बी वेरी हेल्पफुल। तो हमेशा यहाँ x रहेगा, तो बचा हुआ क्या है t अपॉन सिग्मा, ये आपके ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी e माइनस म्यू टी बाय सिग्मा mx t बाय सिग्मा। नाउ आई वुड लाइक टू, ये हमने बेसिक कैलकुलेशन किया है, मोमेंट जनरेटिंग की डेफिनेशन लगाई है, जिस पार्ट में x नहीं था वो कांस्टेंट था, बाहर आ गया और आपने सिंपल एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको MGF की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगी जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। कि सबसे पहले द प्रॉपर्टी इज कि सपोज अगर आपको m5xt निकालना है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि मोमेंट जनरेटिंग में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x रहता है सबस्क्रिप्ट के अंदर, जो रिमेनिंग है वो अंदर जाता है ब्रैकेट में, तो रिमेनिंग क्या है 5 है और t है, तो इट कैन बी रिटन एज दिस, राइट। ये आपकी प्रॉपर्टी है MCXT की, दैट इज इक्वल्स टू MX इंटू CT। तो यहाँ पे हमने वही वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, आई टोल्ड यू यहाँ हमेशा x रहना चाहिए, रिमेनिंग अंदर जाएगा। Which of the following statement is true for CSO? CSO, it is Central Statistical Office, working under NSSO in the 1951. Now students, आपको CSO के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। Central Statistical Office जो है वो 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, that's absolutely right। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस थी, एक NSSO और एक the CSO, that is National Sample Survey Organization and Central Statistical Office, and they were under the head of MOSPI, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अंडर SSO, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। इन 1973 दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 1973 में ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन 1973 ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग हो गई थी, ठीक है। 1973 CSO और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वाज टर्न्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ, दे वर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। So this is also wrong, so neither one nor two. So please have a information about CSO and NSSO। और अभी recently जो है वो मई में CSO और NSSO जो है वो आपके merge हो गए हैं, and they have merged into NSO, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। So thank you students for watching this video and stay connected and keep practicing. Thank you so much.